नमस्ते। पिछली वीडियो में हमने विष्णु खरे जी और उनकी कविता सत्य को समझा। आज हम उसी विषय को थोड़ा विस्तार देंगे। विष्णु नागर जी विष्णु खरे को याद करते हुए कहते हैं, हम लोगों की पीढ़ी के सबसे महत्वपूर्ण कवि थे विष्णु खरे। उन्होंने कविताओं में जो बदलाव किया उसी का अनुसरण बाद वाली पीढ़ियों ने अपनी कविताओं में किया है। दरअसल उनका कविता लिखने का अंदाज थोड़ा अलग था। वह कहानियों के अंदाज में कविता या फिर कहें तो कविता के अंदाज में कहानी लिखा करते थे। ऐसी कविता लिखना भी एक साधना है। विष्णु खरे की कविता के इस अंदाज को तमाम कवियों ने प्रयोग किया और वह खूब प्रसिद्ध हुए। एक पत्रकार के कविता लिखने के इस अंदाज ने उनकी छवि को अलग बना दिया। कविता में किए इन प्रयोगों से पहले उनकी छवि एक आलोचक की थी। विष्णु खरे को बॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की भी बड़ी समझ थी। वो फिल्मी दुनिया से भी वाबस्ता थे। 78 साल की उम्र में भी वह मीडिया की दुनिया में सक्रिय थे। वह मुंबई के एक दैनिक समाचार पत्र में फिल्मों पर नियमित स्तंभ लिखा करते थे। वह लंबे अरसे तक पत्रकार रहे और कई मीडिया हाउसों में उन्होंने अहम पदों पर काम किया। अभी प्रस्तुत है विष्णु खरे जी की कविता एक कम। यह जो कविता है इसकी खासियत है कि यह रघुवीर सहाय जी की भी पसंदीदा कविता रही है और वो इसे साग्रह सुना करते थे। तो प्रस्तुत है कविता एक कम। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज्ज और निराकांक्षी। मैंने अपने को हटा लिया है हर ओर से। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंद्वी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या न देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। यह जो कविता है, इस कविता के माध्यम से कवि ने स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज में प्रचलित जीवन शैली को रेखांकित किया है। आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा जिसकी आज़ादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। पूरे देश का या कहें आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हुआ। परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया और नितांत स्वार्थपरकता का माहौल बनता चला गया। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से रखता है तथा कुछ न कर सकने की स्थिति में होने के बावजूद स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनाना चाहता है। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम कर ही सकता है, जो कि वह करता भी है। यही कविता का संदेश भी है। चलिए आपके सामने एक और उनकी बहुत सुंदर सी कविता प्रस्तुत करती हूँ। आपको सोचने के लिए विवश कर देगी यह कविता, और कविता का शीर्षक है निवेदन। इसे सुने, समझें और आनंद लें। तो शीर्षक है निवेदन। डॉक्टरों मुझे और सब सलाह दो। डॉक्टरों मुझे और सब सलाह दो, सिर्फ यह न कहो कि अपने हार्ट का ख्याल रखें और गुस्सा न किया करें, क्योंकि गुस्से के कारण आई मृत्यु मुझे स्वीकार्य है, गुस्सा न करने की मौत के बजाय। बुजुर्गों यह न बताओ मुझे, बुजुर्गों यह न बताओ मुझे कि मेरी उम्र बढ़ रही है और मैं एक शरीफ आदमी हूँ, इसलिए अपने गुस्से पर काबू पाऊँ, क्योंकि जीवन की इस शाइस्ता सार्थकता का अब मैं क्या करूँगा।
जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर एक पीढ़ी पहले ही आपने हासिल कर ली थी। ग्रंथों, मुझे अब प्रवचन ना दो कि मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। न गिनाओ मेरे सामने वो पातक, वो नरक जिन्हें क्रोधी आदमी अर्जित करता है, क्योंकि इहलोक में जो कुछ नारकीय और पापिष्ट है वह कम से कम सिर्फ गुस्सैल लोगों ने तो नहीं रचा है। ठंडे दिल और दिमाग से मुझे दिख चुका है। ताकतवर लोगों, मुझे शालीन और संयत भाषा में परामर्श न दो कि गुस्सा न करो, क्योंकि उससे मेरा ही नुकसान होगा। मैं तुम्हारे धीरोदात्त उपदेश में लिपटी चेतावनी सुन रहा हूं, लेकिन सब कुछ चले जाने के बाद यही एक चीज अपनी बचने दी गई है। डॉक्टर तो सदाशय हैं भले बुरे से ऊपर, लेकिन बुजुर्गों, ग्रंथों, ताकतवर लोगों, मैं जानता हूं आप एक शख्स के गुस्से से उतने चिंतित नहीं हैं। आपके सामने एक अंदेशा है, सच्चा या झूठा, चंद लोगों के एक साथ मिलकर गुस्सा होने का। थैंक यू।